तो हेलो दोस्तों, मैं संजय धीवर स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टाइल में, जहां आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं केंद्रक के बारे में। जानेंगे केंद्रक क्या है और केंद्रक के अंदर और कौन कौन से कोशिकांग होते हैं और उनके कौन कौन से कार्य होते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बन रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जंतु कोशिका, तो जंतु कोशिका में ये जो बड़ी सी संरचना दिखाई दे रही है ना, इसमें मैं आपको बताया था ये जंतु कोशिका में ये जो बीच का स्पेस है, ठीक है, तो ये बीच के जो स्पेस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य। तो इसमें जो बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है ये हमारा हो जाएगा कोशिका द्रव्य। ध्यान रखेंगे, कोशिका द्रव्य कह सकते हो या इसी को जीव द्रव्य भी कहते हैं, ठीक है, जीव द्रव्य। तो ये हो जाता है हमारा जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य में चारों तरफ से देखिए घिरे हुए जो सबसे बड़ी संरचना दिख रही है, सबसे बड़ी संरचना कौन सी दिख रही है? ये वाली दिख रही है ना, बाकी सब तो छोटी छोटी हैं। तो ये वाली जो बड़ी संरचना दिख रही है जो सेंटर में है, इसे हम लोग क्या कहें? केंद्रक कहेंगे। तो परिभाषा या डेफिनेशन अगर हम लोग इसकी बात करें तो क्या कह सकते हैं कि कोशिका में, ये जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है, ठीक है। आकार या आकृति जो है अलग अलग हो सकती है, परंतु पाई दोनों में जाती है और इसकी आकार जो है हमेशा बड़ी होगी। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं, क्या कहेंगे कि कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य में चारों तरफ से घिरे हुए सबसे बड़ी संरचना, सबसे बड़ी गोलाकार या अंडाकार संरचना को क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। फिर से देखिए, कोशिका में जीव द्रव्य या फिर कोशिका द्रव्य, है ना, कोशिका में जीव द्रव्य या फिर कोशिका द्रव्य में चारों तरफ से घिरे हुए सबसे बड़ी गोलाकार या अंडाकार जो संरचना होती है उसे कहा जाता है केंद्रक, ठीक है, उसे ही क्या कहा जाता है? केंद्रक कहते हैं। और ये जो है अलग अलग कोशिकाओं में इसकी आकृति जो होगी वो अलग अलग हो सकती है, जैसे कि मैंने भी इसकी बात करी है। और ये जो है कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसी के देखरेख में पूरी कोशिका जो है कार्य करता है। करने का मतलब ये है कि ये जो है पूरे कोशिका में क्या करता है? नियंत्रण का कार्य करता है। इसी वजह से इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। याद रखेंगे, इसे ही कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरी जो कोशिका है वो इसी के देखरेख में कार्य करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसकी जो खोज की अगर बात करें तो इसकी खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में, ठीक है। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। याद रखेंगे, कोशिका की खोज अगर बात की जाए तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। लेकिन अगर हम लोग बात करें केंद्रक की, केंद्रक की तो केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में, ठीक है। अब अगर जानते हैं केंद्रक झिल्ली, तो ये जो हमारी हो गई केंद्रक, इसी को मैं ऐसा मान के चलिए ये जूम करके दिखाया गया है, ठीक है, ये केंद्रक है आपको। अब देखिए, अगर देखेंगे केंद्रक झिल्ली, तो केंद्रक के चारों ओर आप देख पा रहे हैं ये वाली संरचना, ठीक है, ये वाली संरचना, ये दोहरी जो संरचना दिखाई दे रही है चारों तरफ। तो केंद्रक के चारों तरफ पाई जाने वाली पतली और दोहरी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो केंद्रक है, तो केंद्रक के चारों तरफ जो पतली अर्धपारगम्य दोहरी झिल्ली पाई जाती है, इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं केंद्रक झिल्ली। आप देख सकते हैं केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली पतली अर्धपारगम्य झिल्ली क्या कहलाती है? केंद्रक झिल्ली कहलाती है। इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये जो केंद्रक झिल्ली है, इसके देखिए ये स्पेस में यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर क्या पाई जा रही है? छोटे छोटे छिद्र पाई जा रही है। इन छिद्रों को कहा जाता है नाभिक छिद्र। उसको कहा जाता है नाभिक छिद्र या फिर नाभिकीय छिद्र कहा जाता है। और जो है इसका काम क्या होता है? किसका काम? केंद्रक झिल्ली का। तो केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे स्पेस पाए जा रहे हैं ना, तो ये क्या करता है? छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं, ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। देखिए यहाँ पे, देखिए ये कोशिका द्रव्य है और ये जो है यही बीच में पाया जा रहा है। तो क्या करता है? कोशिका द्रव्य या फिर आप कह सकते जीव द्रव्य और जो केंद्रक द्रव्य है, इसके अंदर में जो द्रव्य भरा है, इसके अंदर में जो द्रव्य भरा है, इनका जो है क्या करता है? इनके बीच में पदार्थों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। तो इनका कार्य क्या हो जाता है? इनका कार्य जो होता है वो यही होता है कि जीव द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य कहने का मतलब ये जो हमारा है केंद्रक झिल्ली जो है, तो केंद्रक झिल्ली के अंदर ये जो धागा धागा टाइप से दिख रहा है संरचना, है ना, इसी के अंदर में, ये धागा को नहीं ना, इसी के अंदर में केंद्रक झिल्ली के अंदर में गाढ़ा जो है, गाढ़ा, है ना, तो केंद्रक झिल्ली के अंदर में गाढ़ा जो होता है
अर्ध तरल द्रव भरा रहता है, जिसे क्या कहा जाता है, उसी को केंद्रक द्रव्य कहता है। तो अगर परिभाषा देना चाहे तो कैसे दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं, देखिए कि केंद्रक झिल्ली के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव भरा हुआ रहता है, जिसे केंद्रक द्रव कहते हैं। ये देख सकते हैं, केंद्रक झिल्ली के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव भरा हुआ रहता है, जिसे केंद्रक द्रव कहते हैं। ठीक है, अब अगर इसी में आप ये धागा धागा टाइप से संरचना देख रहे हैं, जो जाल के समान बिखरा हुआ है ऐसे ऐसे, है ना, ये हमारा कहलाता है क्रोमेटिन धागे। तो क्या कह सकते हैं, केंद्रक द्रव में, देखिए इसे द्रव जो था उसी के अंदर में, तो केंद्रक द्रव में महीन धागे जैसी संरचना पाई जाती है। केंद्रक द्रव में महीन धागे जैसी संरचना जो पाई जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन धागे कहते हैं। तो इसका जो निर्माण होता है, किसका, ये जो क्रोमेटिन धागे हैं इस टाइप से, तो इन क्रोमेटिन धागे का निर्माण जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन द्वारा होता है। डीएनए जिसे हम लोग कहते हैं डाई न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, याद रखेंगे। और जो प्रोटीन पाया जाता है, इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन, याद रखेंगे। प्रोटीन और डीएनए से बनता है ऐसा बोल दिया जाता है, लेकिन उनका नाम जो है ये डाई न्यूक्लिक एसिड, और इसका नाम जो अगर प्रोटीन अगर देखें कौन सी प्रोटीन अगर बोल दिया जाए, तो वो जो प्रोटीन पाई जाती है उसको कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, आगे चलते हैं, इनका कार्य क्या होता है। तो ये जब कोशिका जो है विभाजित होती है, ये जो कोशिका का विभाजन होता है, ये हमारा कोशिका है, ये उसके बीच का केंद्रक है। तो जब कोशिका का विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन के समय ये जो हमारे क्रोमेटिन धागे हैं, ये सिकुड़ जाते हैं, और सिकुड़ करके इस टाइप से, है ना, जैसे दिख रहा है ये, तो सिकुड़ करके इस टाइप से मोटे तंतु का निर्माण कर लेते हैं। देखिए कोशिका विभाजन के समय क्या करते हैं, कि सिकुड़ करके मोटे तंतु का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। यानी कि इसी से क्या होता है, गुणसूत्र का निर्माण होता है, जो कि क्या करता है, आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का काम करती है। यानी कि माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो बच्चों तक पहुंचाने का, यानी संतति तक पहुंचाने का कार्य जो करता है वो कौन करते हैं, गुणसूत्र करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कोशिका विभाजन के समय सिकुड़ कर तंतु का निर्माण कर लेते हैं, जैसे मैंने आपका कहा, और वो तंतु जो होते हैं उन्हीं से क्या कहते हैं, उसी को हम लोग, वो तंतु गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। और गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या करते हैं, आनुवंशिक पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम करते हैं। किसको, आनुवंशिक पदार्थों को, माता पिता के लक्षणों को बच्चों तक। आगे देखते हैं केंद्रिका। तो केंद्रिका जो है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बीच में छोटा सा काला काला का गोल वाला, इसे कहते हैं केंद्रिका। तो क्या कह सकते, केंद्रक द्रव्य की गोलाकार जो संरचना होती है, यानी कि केंद्रक द्रव्य में गोलाकार संरचना, केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार संरचना केंद्रिका कहलाती है। ठीक है, अगर इसकी कार्य की अगर हम लोग बात करें, तो ये कोशिका विभाजन में सहायक होती है। किसमें, कोशिका विभाजन में ये सहायक होते हैं, याद रखेंगे। और साथ ही ये आरएनए का संश्लेषण करते हैं राइबोसोम के लिए। एक ये कोशिका विभाजन में सहायक होगी, कौन, केंद्रिका, और साथ में क्या करने वाली है, साथ में ये आरएनए का संश्लेषण करती है, किसके लिए, राइबोसोम के लिए। ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये बात भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में कभी कभार पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो ये काम वही करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं ये डीएनए और जो आरएनए, ये डाई न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड में अंतर देख लेते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग आखिरी में जाते जाते ये जान लेते हैं कि डीएनए और आरएनए क्या है और दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें डीएनए की, डीएनए डाई या फिर आप कह सकते हो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये सर्वाधिक मात्रा में केंद्रक में पाए जाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि भाई जब केंद्रक था हमारा ऐसा, ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसी धागानुमा संरचना पाया जा रहा था, जिसको हमने कहा तो क्रोमेटिन धागे। और यही क्रोमेटिन धागे बाद में क्या बनते हैं, यही क्रोमेटिन धागे जो है बाद में गुणसूत्र बनते हैं, और उन्हीं में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है ना। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किसमें, केंद्रक में पाए जाते हैं, केंद्रक में होता है। और तो ये ज़्यादा से ज़्यादा किस में होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में केंद्रक में होते हैं। और कुछ मात्रा में जो है आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कल के डेट में हम लोगों ने पढ़ रखा है, कुछ ऐसी संरचना सेम के बीच के समान संरचना जान रहे हो, तो इसमें जो है कुछ मात्रा में पाई जाती है, यानी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है केंद्रक में, और कुछ मात्रा में पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में दी थी। तो डीएनए की अगर संरचना की बात करें तो डीएनए की संरचना जो है वाटसन और क्रिक ने सन 1953 में दिया था। ठीक है, इसे द्विकुंडलित डीएनए संरचना कहा जाता है, याद रखेंगे, जिसको वाटसन एवं क्रिक ने
1953 में दिया था। अगर यहीं पे बात करें डीएनए में क्षार की यानी कि बेस की, ये जो है ना, ये जो लाइन दिख रहा है ये, इसे कहते हैं बेस। तो इनका जो है जो क्षार होता है, इनमें जो पाए जाने वाले क्षार हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमिन। 4 होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमिन। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, जिससे एडेनिन को ए से, साइटोसिन को सी से, ग्वानिन को जी से और थायमिन को टी से डिनोट करते हैं। आप एक बात और हमेशा रखेंगे याद, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। क्या पूछा जाता है कि भाई एडेनिन किसके साथ ऐड होता है? एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ रहता है, एटी, और ये जो है साइटोसिन जो है हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ता है, याद रखेंगे। आप इसे सीजी करके याद रख सकते हैं, इसे एटी करके याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सीजी मतलब साइटोसिन जो है हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ेगा और एडेनिन जो है हमेशा थायमिन के साथ जुड़ेगा। अगर वहीं पे बात करें डीएनए की इकाई यानी कि डीएनए की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वो होती है जीन। इसकी खोज जो की थी वो हरगोविंद खुराना ने की थी। किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने की थी। और इसका जो नामकरण है वो जॉनसन ने किया था, याद रखेंगे। डीएनए की सबसे छोटी इकाई की अगर बात की जाएगी तो डीएनए की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो हमारी होती है जीन। और जीन की खोज जो की थी वो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने की थी। और इसका नामकरण जीन कैसे रखें, तो इनका नामकरण जो रखा गया था वो जॉनसन के द्वारा रखा गया था। अगर वहीं पे इनके कार्य की बात करें तो इसके कार्य अभी पहले भी बात चर्चा कर चुके हैं कि अनुवांशिक पदार्थों का क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करने का कार्य करते हैं। साथ में प्रोटीन संश्लेषण पर ये नियंत्रण रखते हैं। तो इनके 2 काम होते हैं डीएनए के, एक अनुवांशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना और दूसरा जो है प्रोटीन संश्लेषण पर नियंत्रण रखना, ठीक है। ये दोनों हो जाते हैं इसके कार्य। आरएनए की अगर बात कर लें हम लोग तो ये हो जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। और साथ में ये जो बनता है ये डीएनए में बनता है, ठीक है। ये बनता है कहाँ? डीएनए में। और डीएनए से आरएनए और प्रोटीन, यानी डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए और प्रोटीन। अभी कहें ना यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण पर नियंत्रण रखता है, तो डीएनए से ही आरएनए बनता है और प्रोटीन बनते हैं। तो डीएनए से आरएनए और जो प्रोटीन बनने की जो अंतिम चरण होती है उसको ट्रांसलेशन कहा जाता है, याद रखेंगे। उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी डीएनए से आरएनए और जो प्रोटीन बनने की अंतिम चरण होगी वो क्या कहलाएगी? वो ट्रांसलेशन कहलाती है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें डीएनए में 4 प्रकार के बेस थे, 4 प्रकार के क्षार थे, ठीक उसी प्रकार से आरएनए में भी 4 प्रकार के क्षार होते हैं। तो डीएनए में जो 4 प्रकार के बेस पाए जाते हैं और आरएनए में भी 4 प्रकार के बेस पाए जाते हैं, तो क्या इनमें समानता होती है? जी हाँ, बिल्कुल समानता होती है। केवल एक जो बेस है ना, यहाँ पे अगर बात करें एक ही बेस थायमिन, तो वो अलग होती है उनमें। इसमें थायमिन पाई जाती है और यहाँ पे यूरेसिल पाई जाती है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल। तो कौन सा है? यूरेसिल किस में पाई जाती है? तो यूरेसिल जो है वो पाई जाती है किसमें? आरएनए में, जबकि थायमिन किस में पाई जाती है? डीएनए में। बाकी तीनों सेम होते हैं। अगर आरएनए के प्रकार की हम लोग बात करें, किसके? आरएनए के प्रकार। तो आरएनए के अगर प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो आरआरएनए होता है। 3 प्रकार के होती हैं ये। कौन कौन सा? आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। आरआरएनए को कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। क्या कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए। इनका काम क्या होता है? इसी से स्पष्ट है। राइबोसोमल मतलब राइबोसोम पर ये प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। राइबोसोम जो होते हैं ना, जिसको हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कह रहे थे कल, तो उसी में क्या करते हैं ये? उसी का संश्लेषण ये करते हैं। अगर टीआरएनए की बात करें तो कहते हैं ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। टी से ट्रांसफर और आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं फुल फॉर्म। ये आप कह सकते हैं टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। तो ये क्या करते हैं? ये अनेक प्रकार के अम्लों को तो है, अनेक प्रकार के अम्लों को आर यानी कि राइबोसोम तक लाने का कार्य करते हैं और साथ में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो क्या करते हैं? अनेक प्रकार के अम्लों को क्या करते हैं? राइबोसोम तक लाते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कौन? टीआरएनए, ठीक है। अगर वहीं पे बात करें एमआरएनए, तो एमआरएनए को कहते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और ये केंद्रक के बाहर जो होते हैं अमीनो अम्ल यानी अमीनो अम्ल जो है उनका चयन करने का काम करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। इनका काम क्या होगा? ये राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण करेंगे। और वहीं पे टीआरएनए की अगर बात करें तो ये अनेक प्रकार के क्या करेंगे? अम्लों को राइबोसोम तक लाने का काम करते हैं और साथ में प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं। एमआरएनए की बात करें तो मैसेंजर आरएनए जिसको हमने कहा, ये केंद्रक के बाहर अमीनो अम्ल का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कम से कम 2 लोगों तक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।